हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और छालों की श्रृंखला यहाँ पे ख़त्म हुई, यानी कि जो मुझे छाले हुए थे वो ठीक हो चुके हैं। तो अब जो है कंटिन्यू ऑडियो आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी स्टडी दिन ब दिन बेटर होते चली जाएंगी। तो चलिए आज हम लोग रीड करने वाले हैं चैप्टर 10, यानी कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, यानी सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न की बात करें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहले होता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए प्रतिकृति, या इसे अपन डीएनए द्विगुणन भी कह देते हैं। यानी एक डीएनए जो है दो डीएनए, मतलब बात करें तो जो एक डीएनए उसकी फोटोकॉपी हो जाती है, यानी एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। इसके बाद बात करें कोशिका वृद्धि करती है, यानी कि सेल ग्रोथ करती है। सेल डिवीज़न की बात करें तो इसमें एक कोशिका होती है जो डिवाइड होंगी, उस कोशिका को अपन कहते हैं पेरेंटल सेल या फिर पैतृक कोशिका। अब ये पैतृक कोशिका जो होती है एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण करती है, जिसे अपन संतति कोशिका कहते हैं या फिर क्या कहते हैं अपन डॉटर सेल। अब सेल डिवीज़न की बात करें तो हम लोगों के पास में दो सेल डिवीज़न देखने को मिलते हैं, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन किसको कहते हैं हम लोग, मियोसिस को कहते हैं। तो अपन माइटोसिस की बात करें तो कोशिका चक्र का सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है ये, यानी कि ड्रामेटिक रेट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, गुणसूत्र कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी किसी प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं, आगे अपन देखेंगे। तो इसलिए जो है जो समसूत्री विभाजन है उसको अपन कहते हैं कि ये सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है। इसके बाद हम लोग बात करें तो जो समसूत्री विभाजन है ये शब्द दिया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। अब इसकी खोज की बात करें तो स्ट्रासबर्गर ने खोज की थी पादपों में, और जंतुओं की बात करें तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं नीट में वो आते हैं फ्लेमिंग के नाम से। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं माइटोसिस डिवीज़न की, तो इसको हम लोग सम विभाजन भी कहते हैं, यानी इक्वेशनल डिवीज़न। अब इस टाइप से फंबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो कॉन्सेंट्रेट करिए और इस फंबल्स को जो है ना इंजॉय करिए। मैं भी इंजॉय करता हूँ, आप भी इंजॉय करिए। तो इसे हम लोग जो है सम विभाजन कहते हैं, यानी इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो एक कोशिका होती है जब वो डिवाइड करती है तो उसमें गुणसूत्री की संख्या समान होती है। तो आपको याद रखना है समसूत्री विभाजन वह विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्री की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे कि एक कोशिका जो डिवाइड हो रही है उसमें 46 गुणसूत्र है, तो जो नई कोशिका बनेंगी उसमें भी 46 गुणसूत्र ही रहेंगे। तो ये कन्फर्म हो गया कि जो समसूत्री विभाजन करने वाली कोशिका कैसी होती है, 2n होती है, यानी द्विगुणित होती है, जिसे अपन डिप्लॉइड कहते हैं। और इसी डिप्लॉइड कोशिका से दो डिप्लॉइड कोशिका का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं समसूत्री विभाजन की, तो ये देखने को मिलता है हमें द्विगुणित कायिक कोशिका में, यानी कि सोमेटिक कोशिका में। ये किसकी बात करी अपन ने, प्लांट्स की। सॉरी, प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा ये और एनिमल्स में भी। अब हम लोग यहाँ पे कायिक कोशिका की बात करें तो अगुणित में भी ये देखने को मिल जाता है कायिक कोशिका में। तो हम लोग बात करें पौधों के विभज्योतिक भाग में ही हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसे अपन मेरिस्टेमेटिक पार्ट कहते हैं। तो पौधों के मेरिस्टेमेटिक पार्ट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहला है प्रोहोशीर्ष, जिसको अपन कहते हैं सूट अपेक्स। दूसरा मूल शीर्ष, जिसको अपन रूट अपेक्स कहते हैं। तीसरा कैम्बियम और चौथा कलिका, जिसे अपन बड कहते हैं। तो अब ये टर्मोलॉजी क्या है, मतलब जो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँगा उन्हें थोड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि ये है क्या। तो सूट अपेक्स की बात करें तो सूट यानी क्या होता है, हम लोगों का होता है तना। तो अपेक्स का मतलब होता है शीर्ष वाला भाग। तो जो तने का ऊपरी भाग को अपन क्या कहते हैं, सूट अपेक्स या फिर प्रोहोशीर्ष। इसके बाद मूल शीर्ष या रूट अपेक्स की बात करें, रूट यानी जड़, तो जड़ का जो टिप वाला भाग होता है उसे अपन कहते हैं रूट अपेक्स। कैम्बियम क्या होता है, तो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे, प्लांट्स का एक ये पार्ट होता है। और बड या कलिका आप लोगों ने देखी होंगी जहाँ से पुष्प लगते हैं। इसके बाद हम लोग जंतुओं की बात करें कि जंतुओं में कायिक कोशिका कहाँ देखने को मिलती है, तो जनन कोशिका को छोड़कर जितनी भी कोशिका होती है वो क्या होती है, कायिक कोशिका होती है। एक नोट आपको याद रखना है जो 2000 का नोट है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा नोट 2000 का ही है, तो इससे आगे मैं बोल नहीं सकता। तो सबसे बड़ा नोट है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन की बात करें तो यीस्ट की बात करें तो यीस्ट को कोशिका विभाजन के लिए 90 मिनट लगते हैं। जीवाणु की बात करें तो इसको 20 मिनट लगते हैं। मनुष्य की बात करें तो 24 घंटे लगते हैं। इसलिए बोला जाता है मनुष्य को कि जो कभी ये इसकी तबीयत खराब हो गई, किसकी, मनुष्य की, तो होगा क्या कि अधिकतर डॉक्टर 4 या 5 दिन की टैबलेट्स देते हैं। वो इसलिए देते हैं ताकि क्या होता है ना, मान लो 1000 बैक्टीरिया है, उसमें से 999 भी जो है ख़त्म हो चुके हैं, एक बैक्टीरिया भी बचा और आप लोगों ने टैबलेट खाना बंद कर दिया, तो होगा क्या, जीवाणु का जो कोशिका विभाजन करने का पीरियड कितना है, 20 मिनट। तो सोचो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, उतनी देर में कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे। इसलिए कई बार डिसीज जो है
खत्म होने के बाद फिर से जो है रीजनरेट हो जाती है, यानी कि पुनः उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोशिका चक्र की, जिसे अपन कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की बात करूँ तो इसमें भी 2 फेज होते हैं। पहला इंटरफेज, जिसको अपन अंतरावस्था कहते हैं, या इसी को अपन विश्राम अवस्था भी कह देते हैं, यानी कि रेस्टिंग फेज। दूसरा जो फेज होता है एम अवस्था, यानी कि एम फेज, या इसको अपन कहते हैं विभाजन अवस्था। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इंटरफेज में कितना समय लगता है, तो लगभग 95% से अधिक का समय लग जाता है। बचा समय किस में लगता है, एम अवस्था में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंटरफेज में। तो इंटरफेज के 3 भाग होते हैं, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो पहला होता है जीवन, दूसरा होता है एस फेज, तीसरा होता है G2 फेज। तो भावनाओं में नहीं बह जाना कि जीवन के बाद G2 आएगा, जीवन के बाद एस आएगा और एस के बाद क्या आएगा, G2 आएगा। तो जीवन को अपन कहते हैं पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था, यानी कि गैप 1। एस फेज को अपन कहते हैं संश्लेषण प्रावस्था, यानी कि सिंथेसिस फेज। G2 फेज को अपन कहते हैं पूर्व सूत्री विभाजन अंतराकाल प्रावस्था, यानी कि गैप 2। तो आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना है, आपको तो जीवन, एस और G2 ही याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और इतनी गर्मी में एक तो ये जो जब हम लोग ऑडियो शूट करते हैं तो ये पसीना बड़ा कष्टदायक होता है। अब पसीने को भी एंजॉय करना होता है। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए अपन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की बात करें तो जैसा मैं बता चुका हूँ, पहला फेज कौन सा होता है, जीवन। तो जीवन की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या होता है, तो जीवन की बात करें तो यहाँ पर कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, वह लगातार वृद्धि करती है। इसका मतलब क्या है, उपापचयी यानी मेटाबॉलिक रूप से जो है एक्टिव होती है, लगातार वृद्धि करते चली जाती है। कुछ एंजाइम्स का यहाँ पे निर्माण होता है, आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है, क्योंकि आने वाले समय में जो एस फेज है वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी एस में, G2 में। तो आगे सफ़र पे जाना है इसको, तो क्या करेंगे, ये आरएनए बनाएगा, वह प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। जब हम लोग कहीं ट्रेवल पे जाते हैं, कहीं टूर पे जाते हैं, तो हम भी खाना वाना पैक कर लेते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, आरएनए व प्रोटीन को बना लेते हैं, यानी संश्लेषण कर लेते हैं। केंद्रक में वृद्धि होने लगती है। तैयारी प्रावस्था है, प्रिपरेटरी फेज किससे आगे जाना है या नहीं जाना है, यहीं पे ये तैयारी कर लेती है। दूसरा निर्णय प्रावस्था यानी डिसीजन फेज है, कि आगे जाना है या नहीं जाना, ये यहीं पे निर्णय ले लेती है। इसके बाद एस की बात करूं तो यहाँ पे डीएनए का निर्माण होता है और उसकी प्रतिकृति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन या डीएनए द्विगुणन भी हम लोग कह सकते हैं। यानी एक डीएनए से कितने हो जाते हैं, 2 डीएनए यहाँ पे हमारे पास में हो जाते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। अब हम लोग यहाँ पे तारक केंद्र की बात करें तो तारक केंद्र वो होते हैं जो गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुव पर ले जाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इसका भी जो है प्रतिकृतन हो जाता है, यानी कि रेप्लिकेशन हो जाता है। इसके बाद 1 मिनट, चलिए कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, तुम लोगों से बातें करते करते मैंने अपनी जीभ चबा ली, तो देखो इतनी प्रॉब्लम्स आती है मुझे। तो आप भी सिंसियरली ऑडियो सुनो, ताकि ये चैप्टर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो सके। चलिए, तो G2 की बात करें तो G2 में क्या होता है, कोशिका वृद्धि करती है। प्रोटीन का निर्माण यहाँ पे भी होता है, क्योंकि अब तो इसको डिवीज़न पे जाना है। अब ये डिवाइड करेंगे तो प्रोटीन का निर्माण होगा, और यहाँ पे सभी कोशिकांगों का क्या हो जाता है, निर्माण। कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं यहाँ से कि हरित लवक का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कहाँ होता है, तो ये G2 में होता है। तो मैंने एक ही लाइन में समाप्त कर दिया इसे कि सभी कोशिकांगों का निर्माण कहाँ होता है, G2 में होता है। इसके बाद आता है हम लोगों का एम फेज, यानी यहाँ पे डिवीज़न होने लगती है कोशिका। लेकिन बाई चांस एम मतलब कोशिका डिवाइड नहीं होती है, एम फेज में नहीं जाती है, तो ये चली जाती है G0 में। तो G0 फेज क्या होता है, तो G0 की बात करूँ तो यहाँ पर जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है वो G0 में पहुँच जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं यहाँ से। तो प्रौढ़ प्राणियों यानी कि एडल्ट एनिमल्स में जो है हृदय कोशिका में देखने को मिलता है, यानी जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके हृदय कोशिका में ये देखने को मिलता है कि जो कोशिका डिवाइड नहीं करती है वो G0 में चली जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो G0 जो है ये शांत अवस्था है, जिसको अपन क्वासेंट स्टेज कहते हैं। दूसरा निष्क्रिय अवस्था यानी इनएक्टिव स्टेज है, यहाँ पे किसी प्रकार का डिवीजन नहीं होता या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती है। कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, यानी ये मेटाबॉलिक रूप से सक्रिय होती है, विभाजन कर भी सकती है, लेकिन यहाँ पे विभाजन नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, विभाजित नहीं होती है यहाँ पे कोशिका। इनका जीव की आवश्यकता अनुसार, यानी कि
डिवीज़न हो सकता है, लेकिन इनका जो विभाजन होता है वो कैसा होता है, जीव की आवश्यकता के अनुसार। अगर आवश्यकता रहे होंगी तो कर भी सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। एम फेज की बात करें तो 2 फेज होते हैं इसमें, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, केंद्रक विभाजन। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो आपको याद रखना है, जब कोशिका विभाजित करेंगी तो पहले केंद्रक का विभाजन होगा और उसके बाद किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का। अब केंद्रक विभाजन की बात करें तो इसमें 4 फेज होते हैं, आपको याद रखना PMT। PMT यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं प्रोफेज को पूर्वावस्था, मेटाफेज को मध्यावस्था, एनाफेज को पश्चावस्था, टेलोफेज को अंत्यावस्था। जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने, चलो एक बार और सुन लो, लेकिन फिर भी सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश में ही याद रखना, इंग्लिश में याद मत, सॉरी मतलब इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में याद मत रखना। प्रोफेज की बात करें तो पूर्वावस्था, मेटाफेज की बात करें तो मध्यावस्था, एनाफेज की बात करें तो पश्चावस्था और टेलोफेज की बात करें तो अंत्य अवस्था। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, एक केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन होता है, पहले भी अपन पढ़ चुके थे, गुणसूत्र तो होता नहीं है शुरुआती दौर में, तो क्रोमेटिन होता है। और फिर होता है केंद्रिका, फिर होती है केंद्रक झिल्ली, और हम लोगों को बाहर तारककाय देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोफेज, आगे बढ़ती है प्रोसेस। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो बीच में क्या होगा कि जो क्रोमेटिन है वो कन्वर्ट होने लगेंगे गुणसूत्र में, और उसके बाद जो तारक केंद्र थे, मतलब तारककाय जो था वो तारक केंद्र बन जाते हैं, और तारक केंद्र क्या होते हैं, विपरीत ध्रुव की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो इसका लास्ट फेज होता है। तो लास्ट फेज में क्या होता है ना, तारक केंद्र जो है विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, और ये तर्कु तंतु यानी कि स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है, गुणसूत्र को विपरीत ध्रुव पर ले जाने का काम, तो ये तारक केंद्र बना देता है। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे केंद्रिका झिल्ली, मतलब केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, गोल्जी बॉडी और ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती है। और 2 पॉइंट है जो आपको याद रखना है, गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन की जो प्रक्रिया है यहाँ पे प्रारंभ हो जाती है, और गुणसूत्र द्रव्य जो है स्पष्ट हो जाता है। यानी गुणसूत्र पदार्थ का क्या होने लगता है, संघनन होने लगता है। यानी कि पहले क्रोमेटिन थे, जैसे पानी की बात करें, पानी को हम लोग उबालते हैं तो क्या होता है, वेपर से निकलती है और पानी कम होने लगता है। वैसे ही क्रोमेटिन बिखरा पड़ा था तो अब वो एक जगह पे आने लगा। क्रोमेटिन पहले क्या थे, अस्पष्ट संरचना थी, धागे नुमा, लेकिन अब ये एक जगह पे आके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको अपन क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। तो याद रखना, गुणसूत्री पदार्थ जो होता है उसका यहाँ पे संघनन प्रारंभ हो जाता है, और गुणसूत्र के जो द्रव्य है ना वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यहाँ पे समसूत्री तर्कु यानी मैंने बताया था क्या होता है, यहाँ पे स्पिंडल्स, सूक्ष्म नलिका यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स के जमावड़े की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, जो गुणसूत्र है या जो चीज़ें हैं इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या पकड़ने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर वगैरह ही मदद करते हैं। तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य के प्रोटीन युक्त घटक होते हैं, और इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है मेटाफेज। मेटाफेज यानी कि मध्यावस्था। अब मध्यावस्था की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्लेट होती है जिसको अपन कहते हैं मेटाफेज प्लेट, यानी कि मध्य प्लेट, और इसी को अपन इक्वेटर कहते हैं। तो अब होता क्या है कि जो गुणसूत्र है वो इस प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। किस प्लेट पर, मध्य प्लेट पे या फिर मेटाफेज प्लेट पर। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, गुणसूत्र यहाँ पे व्यवस्थित हो गए। आपको पता है कि गुणसूत्र के बीच में एक जो है गुणसूत्र बिंदु होता है, और उसके आउटसाइड में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। तो इसी काइनेटोकोर की मदद से यहाँ पे ये बंध जाते हैं। कौन बनता है, तर्कु तंतु, जिसको अपन कहते हैं स्पिंडल फाइबर, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि सूक्ष्म नलिकाओं के बने होते हैं। तो ये जो है गुणसूत्र को मध्य प्लेट पर व्यवस्थित रखते हैं। तो ये किसको पकड़े रखते हैं, ये याद रखना, काइनेटोकोर को। और काइनेटोकोर की बात करें तो इधर लास्ट में कहाँ पकड़े रहते हैं, जो विपरीत ध्रुव की बात करें तो यहाँ पे अपन ने बात करी थी, क्या रहता है, तारक केंद्र। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि गुणसूत्र जो है मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाता है हेल्प ऑफ काइनेटोकोर, यानी काइनेटोकोर की हेल्प की मदद से। और कौन पकड़े रखता है इसको, तर्कु तंतु, जिसको अपन स्पिंडल फाइबर कहते हैं, जो सूक्ष्म नलिकाओं के बने होते हैं। क्लियर है? और अब हम लोगों के यहाँ पे 2 संतति अर्ध गुणसूत्र दिखाई देंगे, यानी 2 डॉटर क्रोमेटिड। याद रखना, गुणसूत्र के आधे भाग को अपन क्रोमोसोम नहीं क्रोमेटिड कहते हैं। तो 2 डॉटर क्रोमेटिड अपने को दिखाई देंगे। क्लियर है? क्योंकि
गुणसूत्र के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। 2 डॉटर क्रोमेटिड हम लोगों को दिखाई देने लगते हैं और ये तर्कु तंतु द्वारा जो है काइनेटोकोर से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र यहाँ पे जो होता है कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं और गुणसूत्र का संघनन यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। प्रोफेज में क्या होता है, स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से जो कंप्लीट होता है गुणसूत्र का संघनन वो होता है कहाँ पे, मेटाफेज में। सूक्ष्मदर्शी से यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो गुणसूत्र हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद यहाँ पे गुणसूत्र की जो आकृति है उसका अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि गुणसूत्र की अगर आपको स्टडी करनी है तो आप कहाँ करोगे, तो ये करेंगे हम लोग मेटाफेज में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनाफेज के बारे में। तो एनाफेज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मध्य प्लेट थी, वहाँ पे गुणसूत्र व्यवस्थित थे, लेकिन अब क्या होता है गुणसूत्र सॉरी 1 मिनट, जो गुणसूत्र देखो, एक तो ये जो है ना पसीना, गर्मी, इसकी वजह से कई बार जो है ना कॉन्सेंट्रेट हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, या तो आप बेड पे बैठे होंगे या मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे, तो गर्मी का कोई टेंशन नहीं है, तो रिलैक्स होकर आपको ऑडियो सुनना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एनाफेज। एनाफेज की बात करें तो मध्य प्लेट से गुणसूत्र अब थोड़े से हट जाते हैं, विपरीत ध्रुव की तरफ इनका खिंचाव होता है। कौन करता है, कैसे करता है, तो यहाँ पे जो गुणसूत्र बिंदु है ना इसका डिवीजन हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, यानी गुणसूत्र बिंदु टूट जाते हैं और वही गुणसूत्र बिंदु को कौन पकड़ता है, फिर हम लोगों का तर्कु तंतु, जिसको अपन कहते हैं स्पिंडल फाइबर, और ये गुणसूत्र बिंदु को पकड़ कर कहाँ ले जाता है, विपरीत ध्रुवों की ओर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपको याद रखना है, अब अपन क्या कहेंगे इसको, ऑफ स्प्रिंग क्रोमेटिड यानी संतति अर्ध गुणसूत्र। संतति क्यों, क्योंकि नया हो गया ना, एक गुणसूत्र टूट गया तो नई चीज बन गई, तो संतति कहेंगे। अर्ध गुणसूत्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब क्रोमोसोम है ही नहीं पूरा, यानी गुणसूत्र है ही नहीं पूरा, टूट गया है, तो उसको अपन क्रोमेटिड कहेंगे। तो कोशिका विभाजन के बाद नई संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे, यानी ये जो अर्ध गुणसूत्र हैं जब कोशिका विभाजन पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा तो बाद में नए संतति केंद्रक का क्या होंगे, ये निर्माण करेंगे, गुणसूत्र के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या है की पॉइंट यहाँ से कि गुणसूत्र बिंदु का यहाँ पे विभाजन हो जाता है या वो विखंडित हो जाते हैं, गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की तरफ जाने लगते हैं। अब लास्ट होता है टीलोफेज। तो टीलोफेज की बात करें तो टीलोफेज में क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु जो है ना विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं और आगे जैसी प्रोसेस बढ़ती है तो यहाँ पे 2 केंद्रकों का निर्माण होने लगता है, जिसमें जो गुणसूत्र था वो कन्वर्ट हो गया क्रोमेटिन में, और यहाँ पे केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, गोल्जी बॉडी और ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पुनः निर्मित हो जाते हैं, यानी कि रीअपियर्स हो जाते हैं, और यहाँ पे 2 संतति केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो टीलोफेज में आपको याद रखना है कि यहाँ पे गुणसूत्र अब असंघनित होकर अपनी संपूर्णता खो देते हैं, यानी कि अब हम लोगों को यहाँ पे क्रोमेटिन दिखाई देने लगेंगे, गुणसूत्र नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पे गुणसूत्र क्या हो गए, असंघनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं और एकल गुणसूत्र हम लोगों को दिखाई देने लगता है, यानी कि सिंगल हम लोगों को गुणसूत्र यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो एकल गुणसूत्र हम लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोशिका विभाजन की, यानी कि गलत लिख दिया यहाँ पे, ये जो नोट्स बनाया ना किसी बेवकूफ़ ने बनाया और वो बेवकूफ़ मैं ही हूँ। तो साइटोकाइनेसिस, जिसको अपन कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। तो साइटोकाइनेसिस की बात करें तो एक अपन एनिमल सेल की बात करेंगे और दूसरा प्लांट सेल की। तो एक होती है जंतु कोशिका और दूसरी होती है पादप कोशिका। एनिमल सेल की बात करूँ तो यहाँ पे जो विभाजन होता है वो होता है कोशिका खाँच विधि द्वारा, यानी कि सेल फ्यूरो मेथड के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेल होती है और उसमें खाँच बनती है। खाँच यानी वो खाँच खुजली वाली, मत आप इमेजिनेशन करने लग जाने कि पता लग रहा है अपनी बॉडी को खुजली करने लगे कि हाँ यही प्रोसेस होंगी, ये नहीं। बीच से सेल क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है और धीरे धीरे इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कि जो एक सेल है वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं इसका एग्जाम्पल दूँ आपको, तो कभी आटे की लोई बनाओ आप और बीच में से आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करते 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 तोड़ देते हो, तो वैसे ही होता है। तो यहाँ पे 2 संतति कोशिका का यहाँ पे क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि जंतु कोशिका में या एनिमल सेल में विभाजन किसके द्वारा होता है, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन किसके द्वारा होता है। तो आपको याद रखना कोशिका खाँच विधि द्वारा, यानी कि सेल फ्यूरो मेथड के द्वारा। अब पादप कोशिका की बात करें, प्लांट सेल की, तो यहाँ पे जो विभाजन होता है ना वो होता है कोशिका पट्टी द्वारा, यानी कि सेल प्लेट द्वारा। तो सेल प्लेट क्या होती है ये अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या होता है, कोशिका रहती है, बीच में सेल प्लेट आती है और यहाँ पे क्या होता है, उसमें नई कोशिका भित्ति
बीच में आती है और धीरे धीरे एक कोशिका से 2 कोशिका यहाँ पे बन जाती है और वहाँ पे कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। सूत्रकणिका, प्लास्टिड, लवक ये सब डिवाइड हो जाते हैं और यहाँ पे 2 संतति कोशिका में ये वितरित हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं और 2 कोशिकाओं का क्या हो जाता है यहाँ पे निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नोट्स की। तो कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अनेक केंद्रक बन जाते हैं। तो ऐसी कोशिका को अपन कहते हैं संकोशिका, यानी बहुकेंद्रकी कोशिका। एग्जाम्पल क्या है? नारियल का तरल भ्रूणपोष, ये आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, तो ये याद रखना है। जिसमें एक से ज़्यादा कोशिका होती है, केंद्रक होते हैं, उसको अपन संकोशिका कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? नारियल का तरल भ्रूणपोष, यानी कि जो नारियल में जो पानी होता है उसे हम लोग कह रहे हैं। इसके बाद क्या बचा? हम लोगों का कंप्लीट क्या हो चुका है? समसूत्रीय विभाजन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोगों को देखना है नेक्स्ट। 1 मिनट का टाइम तो मुझे, हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग बात करें, एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, कोशिका चक्र का नियमन। कोशिका चक्र का नियमन यानी कि रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। तो सेल को अगर रेगुलेट करना है तो उसके लिए 2 पॉइंट होते हैं हमारे पास में। एक होता है G1 और S, अथवा इसको अपन कहते हैं प्रतिबंध बिंदु, या फिर होता है G2 और M का M अवस्था का प्रारंभ। देखो यहाँ पे क्या होता है, सेल साइकिल पढ़ा अपन ने, एक फेज कौन सा होता है G1, फिर आता है S और उसके बाद G2। तो ये जो बिंदु कहाँ लगेगा? G1 और S के बीच में। तो अब आपके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आपको कोशिका में DNA बनाने से रोकना है तो कौन सा प्रतिबंध बिंदु लगाओगे आप? तो G1 और S, क्योंकि S से पहले ही लग जाएगा ये, तो DNA नहीं बनेगा। दूसरा होता है G2 और M, G2 और M से बीच में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोशिका है उसको आपको विभाजित नहीं होने देना है, कोशिका विभाजित होने से रोकना है, तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक के कोशिका कहाँ पहुँची है? G2 तक के। उसके बीच में प्रतिबंध बिंदु लगा दोगे तो कोशिका डिवाइड नहीं होंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सूत्रीय कोशिका विभाजन का महत्व, यानी इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है समसूत्रीय विभाजन की। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो कुछ कीटों में ये जो है निम्न श्रेणी के पादप वह अगुणित व द्विगुणित कोशिका में हम लोगों को देखने को मिल जाता है। प्राणियों की बात करें तो ये केवल और केवल द्विगुणित कोशिका में देखने को मिलता है। समसूत्रीय विभाजन के महत्व की बात करें तो बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि के लिए, यानी हम लोगों की जो वृद्धि होती है वो समसूत्रीय विभाजन के द्वारा ही होती है। कोशिका की मरम्मत, जब हमें चोट वगैरह लग जाती है तो ऐसी ही कोशिका फिर से बन जाती है, तो वो समसूत्री के द्वारा ही होता है। इसके बाद एक नोट लिखा है जो 2000 का तो नहीं है पर ठीक है जो भी है। अधिचर्म की ऊपरी सतह, आहार नाल की भीतरी सतह, रक्त कोशिका निरंतर प्रतिस्थापित होते रहती है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एनसीईआरटी माता ने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे अधिचर्म यानी कि जो एपिडर्मिस होती है, ऊपरी लेयर जो होती है। आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की जो भीतरी सतह होती है यानी कि इंटरनल लेयर होती है। रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल में निरंतर जो है प्रतिस्थापन यानी कई सेल मरती भी है पर डे और कई सेल बनती भी है, तो ये हमारी पूरी बॉडी में होता है। तो यहाँ पे समसूत्रीय विभाजन पूरी तरीके से संपन्न होता है। अब हम संपन्न होता है तो वो मत करने लग जाना स्वाहा, हवन नहीं कर रहे अपन। हम लोग बात करते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन की। एक बार बताओ तुम लोगों के कितने दांत क्यों निकल रहे हैं? स्वाहा बोला इस वजह से, तुम लोगों के दांत निकल रहे हैं, मेरा पसीना निकल रहा है। तो ये जो मेरी मेहनत है ये आपके फेस पे दिखनी चाहिए। फेस पे कैसे दिखेंगी? ऑडियो अच्छे से सुनोगे आप तो सारा डाटा जो ना आपके माउथ के ऊपर रहेगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा ना रात में 12 बजे 1 बजे कभी भी आपसे उठा के पूछ लिया जाए कि समसूत्रीय विभाजन में क्या होता है तो आप क्विकली बता दोगे। तो याद रखना, और जब भी भूल जाओ ना तो मेरा पसीना याद रखना कि हाँ इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए इतनी मेहनत की गई है तो हमें भी मेहनत करनी है। अब बात करते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन की यानी कि मियोसिस की। तो इसकी खोज की है फार्मर व मुरे ने। तो हम लोग बात करते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन की। तो अर्धसूत्रीय विभाजन इसमें 2 टाइप से होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट और एक होता है अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट की बात करें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जैसे कि लिखा हुआ है अर्धसूत्री यानी 2n कोशिका से क्या हो जाएंगे n कोशिका, यानी अगर 46 गुणसूत्र एक कोशिका में तो गुणसूत्र आधे हो जाएंगे तो 23 ही गुणसूत्र बच जाएंगे। अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है उसमें n से n ही कोशिका बनती है, यानी गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है ना वो समसूत्रीय विभाजन के समान होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जंतुओं और पादपों की कि अर्धसूत्रीय विभाजन कैसे होता है और किन में होता है। तो जंतुओं की बात करें तो जब इसमें युग्मक जनन होता है
यानी गैमेटोजेनेसिस होती है। तो नर में और मादा में देखने को मिल जाता है। नर में हम लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलेंगे और मादा में oogenesis। तो ये सारी प्रोसेस जो है मियोसिस के द्वारा होती है। पादपों की बात करें, जब इसमें युग्मक जनन होता है तो नर का जो युग्मक होता है वो होता है स्टेमेन यानी कि पुंकेसर, और मादा में स्त्री केसर यानी ओवल। तो ये सब जो है मियोसिस के द्वारा ही होता है। अब हम लोग कुछ लाइनें देखते हैं जो एनसीईआरटी की है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं इसमें, यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो एक और बार डिटेल में समझते हैं। केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो केंद्रक है या कोई भी कोशिका कितने बार डिवाइड होंगी? 2 बार, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में। जब विभाजन होगा तो डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होगा। क्या समझ में आया कि जब विभाजन होगा तो डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको याद रखना, जब समसूत्री विभाजन हुआ था तो उसका एस फेज जो था सेल साइकिल का, उसमें डीएनए डबल हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होगा। ऐसा नहीं कि 2 बार कोशिका डिवाइड हो रही है तो सेल साइकिल भी 2 बार चलेगा, एक ही बार चलेगा। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो भी एक ही बार होगा। लेकिन जो एस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्धगुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। एस अवस्था में पैतृक गुणसूत्र, एस अवस्था में गुणसूत्र बनते हैं के प्रतिकृति, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, समसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों का प्रतिकृति नहीं होता है। लेकिन अगर अर्धसूत्रीय विभाजन की बात करें तो यहाँ पे एस अवस्था में गुणसूत्रों का रेप्लिकेशन हो जाता है, यानी प्रतिकृति हो जाता है। एक डीएनए से 2 डीएनए हमारे बन जाते हैं, सॉरी डीएनए नहीं, सॉरी, एक गुणसूत्र से क्या बन जाते हैं? 2 गुणसूत्र बन जाते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट के भी 4 फेज, प्रथम प्रोफेज, प्रथम मेटाफेज, प्रथम एनाफेज और प्रथम टीलोफेज। जो समसूत्रीय विभाजन में पढ़ा था, सिर्फ प्रथम आगे लगाना है। अब प्रथम प्रोफेज की बात करें तो ये लंबी होती है और बहुत ज़्यादा लंबी होती है, वह जटिल अवस्था होती है। प्रथम प्रोफेज की बात करें तो इसके भी 5 फेज होते हैं, जो आप ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हो, LZPDD, यानी कि लेजी पागल दीदी, या फिर आप एक स्टोरी के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो। देखो स्टोरी कैसी कि आप मान लो किराने दुकान पे गए हो, क्या लेने गए हो? दूध का पैकेट। लेकिन जैसे आपने दूध का पैकेट लिया तो आपको दिखा कि जो डस्टबिन था वहाँ ऑलरेडी किसी ने दूध का पैकेट घर पे ले गया, दूध को निकाला और उस पैकेट को डिब्बे में डाल दिया। कहाँ पे? डस्टबिन में। तो एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है? जैसे आप गए, कहाँ गए? लेफ्ट में। तो बोला जा रहा है आपको लेफ्ट में जाओगे तो पैकेट मिलेगा डिब्बे में मरा हुआ, यानी कि डेड। तो इनका मीनिंग एक और बार फिर से समझ लो, लेफ्ट में जाओगे तो पैकेट मिलेगा डिब्बे में मरा हुआ। तो इसके 5 फेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन को हिंदी में कहते हैं अपन तनुपट, जाइगोटीन को अपन हिंदी में कहते हैं युग्मपट, पैकेटीन को हिंदी में कहते हैं स्थूलपट, डिप्लोटीन को अपन कहते हैं द्विपट और डाइकाइनेसिस को अपन हिंदी में कहते हैं पारगति क्रम। तो इंग्लिश में याद रखो, वरना ये सब पट के चक्कर में दुपट्टा, कान के नीचे पट्टा, गले में पट्टा, कुत्ते का पट्टा, सब यही याद रहेगा क्योंकि हमारे माइंड में पहले से यही सेट है। तो तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, ये पट वो पट बिल्कुल याद नहीं रहेगा। तो आपको याद रखना, इंग्लिश में ही याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें तो अब हम लोगों को क्या देखना है? सबसे पहले लेप्टोटीन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी के थ्रू इसको हम लोग देखेंगे। तो क्या देखने वाले हम लोग एक स्टोरी देखने वाले हैं। स्टोरी में क्या है, एक बेचारा सिंपल सा लड़का है जो बहुत सीधा साधा है। वो एक लड़की को देखने जा रहा है और लड़की भी सीधी सादी ही है। तो ये अरेंज मैरिज कर रहे हैं। तो चलिए चलते अपन सफ़र पे। तो स्टोरी को एक तरफ से कनेक्ट करना और उसको इस प्रोसेस से कनेक्ट करना। तो लेप्टोटीन की बात करें तो लेप्टोटीन में 2 गुणसूत्र, एक होगा पैटर्नल गुणसूत्र, एक होगा मैटरनल गुणसूत्र, यानी एक नर गुणसूत्र और एक मादा गुणसूत्र। मादा गुणसूत्र की बात करूं तो एक गुलदस्ता अवस्था या बूके अवस्था इसको अपन कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसे दिखाई देते हैं। एक तो बाइक वाले या कौन है चैंपो करते रहते हैं।
पैटर्नल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम, तो इनके बीच में जो है आकर्षण बल कम रहता है। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। अगर कोई अरेंज मैरिज करने जा रहा है तो लड़के और लड़की क्या आपस में बहुत ज़्यादा फ्रैंक रहेंगे? नहीं, क्योंकि अरेंज मैरिज हो रही है तो अभी तक तो मिले भी नहीं है। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो आकर्षण बल क्या होगा? कम, दूर दूर बैठेंगे, एक दूसरे से बातें बहुत कम करेंगे, तो आकर्षण बल यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पे धागे, ये लंबे व धागे नुमा एकल संयोजी मनिका में यानी कि बिड लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को ये दिखाई देते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये जो है गुणसूत्र यहाँ पे धीरे धीरे हम लोगों को स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और गुणसूत्र का संघनन यहाँ पे पूरी अवस्था में जारी रहता है। जो अपन ने समसूत्री विभाजन में देखा था, प्रोफेस में जारी था, तो आपको याद रखना है गुणसूत्र का संघनन यहाँ पे पूरी अवस्था में क्या रहता है? जारी रहता है। सॉरी, जारी नहीं रहता है, जारी रहता है, मतलब कि कंटिन्यू रहता है। तो क्या समझ में आया लेप्टोटीन में कि आकर्षण बल कम है, मैटरनल पैटर्नल गुणसूत्र है, धागे नुमा ये दिखाई देते हैं, एकल संयोजी होते हैं यानी सिंगल होते हैं और उस पर मणिकामय हम लोगों को दिखाई देते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे और गुणसूत्र का जो संघनन है वो पूरी अवस्था जारी रहता है। ठीक है, तो स्टोरी पे फिर से आए। लड़का देखने गया, लेकिन लड़का इतना भी सीधा साधा नहीं था, उसने लड़की का मोबाइल नंबर लेके आ गया। अब लड़की भी बड़ी समझदार और आज की जनरेशन वैसे भी बड़ी समझदार है, उसे पता ही था कि मोबाइल नंबर लिया क्यों गया है। लड़के ने फ़ोन लगाया, हेलो बाबू, सोना, निब्बा, निब्बी, जो भी बोलना हो। तो यहाँ पे बोला गया, तो क्या बोला गया कि डेट पे बुलाया गया लड़की को। जब लड़की को डेट पे बुलाया गया तो कहाँ गए? एक कैफ़े में गए। तो कैफ़े में गए तो अब इतनी भी फ्रैंकनेस नहीं आई थी कि दोनों अभी हाथ पकड़ ले। तो एक टेबल था बीच में, तो दोनों के बीच की दीवार क्या थी? टेबल। तो टेबल का नाम क्या है हमारी स्टोरी में? सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे आकर्षण बल धीरे धीरे जो है बढ़ने लगे, है ना, आकर्षण बल यहाँ पे बढ़ गया। तो यहाँ पे सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे गुणसूत्र युग्मों का जो है समजात गुणसूत्र यानी होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस का मतलब क्या है? समजात का मतलब समान जाति के। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़का जो है इंसान है और उसकी गर्लफ्रेंड, क्या नाम दूँ मैं, कुतिया बोलूँगा तो किसी को बुरा लग जाएगा, घोड़ी बोलूँगा तो किसी को बुरा लग जाएगा, बिल्ली बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा। तो यही समझ लो आप। चलो, गर्ल्स को रिस्पेक्ट देते हैं। एक लड़की है और उसके साथ कोई गधा है, कोई बैल है, ऐसा नहीं है। दोनों एक ही जाति के हैं यानी कि समजात गुणसूत्र हैं। अब दोनों की बात करें तो यहाँ पर जो है दोनों का सम्मिश्रण है यानी कि दोनों मिले हुए हैं, तो इसको अपन कहेंगे बाइवेलेंट यानी द्विसंयोजी या युगली, अपन कपल कह देंगे इनको। तो इसको नाम देंगे अपन बाइवेलेंट, द्विसंयोजी या फिर युगली या फिर चतुष्क यानी कि टेट्राड। तो अगली अवस्था में क्या होता है? ये अधिक दिखाई देने लगेंगे हमें, यहाँ पे उतने अच्छे से अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं ये। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इनके मध्य जो अब क्या होगा? इनके मध्य एक प्रोसेस होगी। क्या होगा? धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा। और कैफे में पता है आपको रोमांटिक गाना लगा ही देते हैं, तो माइंड भी उसी प्रकार काम करता है। तो टेबल के नीचे से एक हाथ आएगा, टेबल के नीचे से दूसरा हाथ आएगा और प्यार बढ़ने लगेगा। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे? यहाँ पे बाइवेलेंट के बीच में जो प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे इसको अपन कहेंगे युग्मन यानी कि सिनेप्सिस, या फिर गुणसूत्र संयोजन या फिर सिंडेसिस कहेंगे। क्लियर है क्या? दो तीन चीज़ें याद रखना है, सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स याद रखना है, बाइवेलेंट याद रखना है, टेट्राड याद रखना है, द्विसंयोजी युगली है। इसके बाद सिनेप्सिस या सिंडेसिस यानी कि युग्मन या फिर गुणसूत्र संयोजन कहाँ होता है? जाइगोटीन में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैकेटीन या फिर स्थूल पट। तो पैकेटीन में क्या होता है? तो प्रोफेस फर्स्ट कि दोनों अवस्था में पैकेटीन की कम अवधि होती है। यानी अभी अपन ने क्या देखा? प्रोफेस की दो फेज देख लिया, लेप्टोटीन और जाइगोटीन। तो दोनों अवस्था में पैकेटीन की जो है कम अवधि होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो पैकेटीन में क्या क्या होता है? तो यहाँ पे जो गुणसूत्र है, कौन सा गुणसूत्र? युगली गुणसूत्र, कपल वाला। तो युगली गुणसूत्र चतुष्क जो है अधिक स्पष्ट हम लोगों को दिखाई देने लग जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? तो कैफे में मिल के आ गया ना, तब तो प्यार और बढ़ गया, यानी आकर्षण बल और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे युगली गुणसूत्र चतुष्क अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अब तो बिंदास घूमने लगते हैं इधर उधर, क्योंकि शादी होगी ना उनकी, शादी करवा दी इस फेस में अपन ने। तो युगली गुणसूत्र चतुष्क जो अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे। अब तो रिश्तेदार के यहाँ भी जाएंगे, साथ में कैफ़े भी जाएंगे, डिस्को भी जाएंगे, पार्टी करने भी जाएंगे, थिएटर भी जाएंगे, तो सब जगह आप साथ जाने लगे। तो यहाँ पे जैसे जैसे साथ जा रहे थे तो दिन बीतते गए
और शुरुआत हुई चुन्नू मुन्नू की, यानी चुन्नू मुन्नू आने वाला है, खुशखबरी आने वाली है। तो यहाँ पे पुनर्योजन ग्रंथियाँ दिखाई देने लगती है। मतलब हमारा चुन्नू मुन्नू क्या है, यहाँ पे पुनर्योजन ग्रंथियाँ हम लोगों को दिखाई देने लगती है। इसके बाद बात करें असंतति अर्ध गुणसूत्र के बीच में यहाँ पे विनिमय दिखाई नहीं देता है। मतलब यहाँ पे जो विनिमय की बात करूँ, यानी कि जो असंतति अर्ध गुणसूत्र हैं उनके बीच में जो विनिमय होता है, किस चीज़ का विनिमय, जीन्स का या जेनेटिक मटेरियल का जो विनिमय होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि आकर्षण बल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे जो पुनर्योजन है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन अवस्था के अंत तक के पूर्ण हो जाता है। तो तालियां बजाओ, खुशियाँ मनाओ, क्योंकि चुन्नू मुन्नू का जन्म हो गया, यानी रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस अंत तक के पूर्ण हो जाती है। विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े दिखाई देते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो और आगे समझाऊंगा मैं आपको, कि जहाँ पे विनिमय होता है ना, वहाँ पे गुणसूत्र जुड़े रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की। तो एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में देखने को मिलता है। नॉन सिस्टर का मतलब क्या होता है, दो बहनें आपस में सगी नहीं है, उसको अपन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बिल्कुल नहीं कहेंगे। एक मेल का गुणसूत्र और एक जो है फीमेल का गुणसूत्र रहेगा, उसको अपन कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि असंतति अर्ध गुणसूत्र। जब इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है क्रॉस करेंगे, तो होगा क्या, जो आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय हो जाएगा, यानी क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, यानी कि जो मेल का क्रोमोसोम और फीमेल का क्रोमोसोम आपस में मिल जाएंगे और एक नए क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एंजाइम मदद करता है जिसको अपन कहते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। जहाँ पे एक ओवर होता है उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, काइस्मेटा बिंदु कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। चौथा है हम लोगों का डिप्लोटीन, या फिर इसको कहते हैं द्विपट। तो अब क्या होता है, बच्चा हो गया है, तो सिंपल सी बात है, झगड़े तो होंगे ही कि इस बच्चे को देखेगा कौन। तो बड़े झगड़े चलते हैं। माँ बाप का ही दोनों जो कपल है उन्हीं का बच्चा है, लेकिन वो उसे बोल देते हैं किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, गधे का बच्चा है, गधे का बच्चा है, गधे का बच्चा है। दोनों ही बोल देते हैं आपस में, लेकिन उनको नहीं पता कि ये खुद का ही बच्चा है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इस टाइप से झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो होता क्या है, धीरे धीरे दूरियाँ बढ़ने लगती है, लेकिन क्या होता है, एक पॉइंट से ये जुड़े रहते हैं। किससे? जिसका नाम है डिवोर्स। तो डिवोर्स का नाम क्या है यहाँ पे, विनिमय बिंदु। तो विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना दिखाई देती है जिसको अपन काइस्मेटा कहते हैं। तो याद रखना, जब भी डिवोर्स याद आए तो हमारी स्टोरी में क्या है, काइस्मेटा। तो यहाँ पे जो युगली थे, युगली कौन, समजात गुणसूत्र का पृथक्करण शुरू हो जाता है, यानी झगड़े हो जाते हैं, दोनों अलग अलग होने लगते हैं। क्रॉसिंग ओवर हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देने लगता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है उपांदी भवन। अब आप ये सोचेंगे क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे दिखाई देने लगता है, इसको स्टोरी में कैसे कनेक्ट करें। तो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या था, चुन्नू मुन्नू। तो चुन्नू मुन्नू दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, दे रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे दिखाई देने लगता है। टर्मिनलाइजेशन शुरू हो जाता है, ना उपांदी भवन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उपांदी भवन का मतलब क्या होता है कि जो गुणसूत्र आपस में अलग होने लगते हैं, उसी को हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। इस अवस्था के प्रारंभ में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो विलुप्त हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि दोनों में झगड़े हो रहे हैं, तो कैफे वगैरह तो जाएंगे नहीं। तो आपको याद रखना, डिप्लोटीन में जो है सिनेप्टोनेमल सम्मिश्र जो है विलुप्त हो जाता है। लास्ट बचा हमारा डाइकाइनेसिस, या इसको कहते हैं पारगति क्रम। तो इसमें क्या हो जाता है, जो डिवोर्स यानी कि काइस्मेटा पे वो जुड़े हुए थे, अब यहाँ पे उनका डिवोर्स भी हो जाता है, यानी काइस्मेटा का भी उपांदी भवन हो जाता है, यानी काइस्मेटा से भी ये हट जाते हैं और गुणसूत्र पूर्णतः जो है संघनित हो जाते हैं और अलग होकर यहाँ पे अलग होने में इनको तर्कतंतु सहयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, गुणसूत्र पूर्णतः हम लोगों को दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि प्रोफेस में क्या होता है, संघनन कंप्लीट हो जाता है, गुणसूत्र हमको दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं और केंद्रक झिल्ली ये सब क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया हमारा, कौन सा, प्रोफेस। अब हम लोगों को पढ़ना है मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाता है, यानी जो समसूत्री विभाजन में पढ़ा था ना, सेम टू सेम यही, पर यहाँ पे क्या होगा, युगली गुणसूत्र यानी कपल्स होंगे। तो यहाँ पे जो है युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं।
एनाफेज की बात करें तो यहाँ पे गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं एंड संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं और गुणसूत्र यहाँ पे द्वितीयक गति करते हैं। तो बस यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर क्या है, कि समसूत्री का जो एनाफेज था वहाँ पे अर्ध गुणसूत्र बिंदु हम लोगों को दिखाई दे रहे थे, यानी कि गुणसूत्र बिंदु डिवाइड हो गए थे, लेकिन यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु जो है जुड़े रहेंगे, यानी कि इनका डिवीजन नहीं होगा और गुणसूत्र द्वितीयक गति करेंगे, यानी कि बाइवेलेंट गति करेंगे। टीलोफेज की बात करें तो इस टीलोफेज फर्स्ट में केंद्रक आवरण व केंद्रिका पुनः स्पष्ट हो जाती है, जो हमको पता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका जो है इस कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, कोशिका द्वैत। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 2 कोशिका बन गई। 2 अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, अंतराल अवस्था या फिर इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्या कह रहे हैं अपन, 2 अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसको अपन कहेंगे इंटरकाइनेसिस। इंटरवल भी देखा होगा आपने मूवी में, तो उसी से याद रख लेना इंटरकाइनेसिस। तो यहाँ पे जो है कम समय तक के ये रहता है इंटरकाइनेसिस और बाद में मियोसिस प्रोफेज सेकंड स्टार्ट हो जाता है, यानी वही मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है जो प्रोफेज फर्स्ट से जो है काफ़ी सरल होता है। अब स्टार्ट करते हैं अपन मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड के भी 4 फेज, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। तो आपको ये याद रखना है कि ये सेम टू सेम जो है किसके समान है, ये समसूत्री विभाजन के समान है, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जब भी क्वेश्चन आएंगे तो अगर आपको आया कि मेटाफेज सेकंड में क्या होता है तो आपको समसूत्री का मेटाफेज याद रखना है। जब भी आपको पूछा कि एनाफेज सेकंड में क्या होता है तो आपको समसूत्री एनाफेज याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले व कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद ये क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में क्या होता है, तो ये सूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में बता चुका हूँ और अंत में 4 अगुणित संतति कोशिका चतुष्क बन जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के महत्व की बात करें तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जो है गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। यानी अर्धसूत्री के द्वारा क्या होता है ना, लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उसमें वेरिएशन आता है, तो गुणसूत्र की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यानी कि जो हमारे पापा थे उनके आधे गुणसूत्र हमारे अंदर आए, पापा यानी कि हमारे पेरेंट्स, मम्मी और पापा दोनों के आधे आए हैं, हमारे चिन्नू मुन्नू में हमारे आधे जाएंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जो गुणसूत्र की संख्या वो बनी रहती है। जीवधारियों में आनुवांशिक विभिन्नताएं बढ़ती रहती है इसी की वजह से, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जो वेरिएशन आता है, जैसे हमारे पापा की बात करें वो और हमारी सोच में भी, रहन सहन में भी ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये जो वेरिएशन आता है वो जो है अर्धसूत्री विभाजन के ही द्वारा आता है, तो ये विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। तो बहुत अच्छे से इसको बार बार रिपीट करके ऑडियो को सुनते रहना ताकि सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में फिट हो सके और जल्दी से आपका एग्ज़ाम निकल जाए। तो चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। जब तक के लिए अगर चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।